स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित जिंदल स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, स्टडी IQ का फर्स्ट एवर फुली लाइव यूपीएससी प्री प्लस मेंस फाउंडेशन कोर्स अब अवेलेबल है एट अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस ऑन आवर वेब एंड ऐप। और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि इस फुली लाइव कोर्स के अंदर ज्योग्राफी जैसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो है वो हमारे सीनियर फैकल्टी कपिल भारद्वाज सर ले रहे हैं। और आज मेरे साथ कपिल भारद्वाज सर जुड़े हैं ज्योग्राफी की डिस्कशन के बारे में। वेलकम कपिल टू दिस सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो कपिल, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ज्योग्राफी अक्सर लोग इससे डरते हैं शुरू करने से पहले, क्योंकि इतने सारे सोर्सेज हैं, इतनी वॉल्यूम है सब्जेक्ट की। तो इस सब्जेक्ट को एक बिगिनर लेवल एस्पिरेंट कैसे अप्रोच करे वो बताएं आप हमें। सर देखो, जब ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक एस्पेक्ट आता है कि ज्योग्राफी एक थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट मैं कह सकता हूँ उसको। लेकिन टेक्निकलिटी से हमें डरने की जरूरत नहीं होती। टेक्निकल का मतलब होता है हमें उसको समझना। जैसे कि अच्छी बात ये होती है टेक्निकल चीज़ की कि वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती है। जैसे एक बॉल है, उसको छोड़ देंगे वो हमेशा नीचे ही गिरेगी। हम सोसाइटी को पढ़ते हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट हैं। आज इंडिया की सोसाइटी अलग है, यूएस की सोसाइटी अलग होगी, तो यूपीएससी काफ़ी डाइवर्स क्वेश्चन भी पूछता है। लेकिन जब ज्योग्राफी का एस्पेक्ट आता है तो बहुत ही डिफाइन चीज़ें हैं। लावा जैसे आउटपोर होना है, होगा वो वैसे ही। जैसे आपकी प्लेट मूव करनी है वो वैसे ही मूव करेंगी। राइट। इसलिए ज्योग्राफी का सबसे अच्छा पॉइंट ये है, वेदर एक वास्ट सिलेबस हमें नजर आता है, लेकिन एक बार हम इस सिलेबस को कर चुके हैं, आपको इतना अच्छा इम्प्रिंट हो जाता है। जैसे ये समझने का या याद करने की जरूरत नहीं है कि बॉल नीचे ही गिरेगी, ये ऑटोमेटिकली मेरे ब्लड में आ चुका है कि हाँ नीचे गिरेगी। बस ज्योग्राफी वैसा ही कुछ सब्जेक्ट है, अगर हम उसको फील करते हैं तो हमें पता लगेगा कि ये बहुत ही ईजी है और इंटरेस्टेड इतना है, इंटरलिंक्ड इतना है कि वो वास्ट सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली सिर्फ एक ज्योग्राफी वर्ड के अंदर भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो काफी अच्छा है। तो कपिल, जैसे मैं अपने टाइम की बात करूं, आज से 10 साल पहले जब मैं तैयारी कर रहा था तो हम लोग एनसीईआरटी से अपनी जर्नी शुरू करते थे। पर आज की डेट में अगर मैं देखूं तो एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स और मेंस। तो कहीं ना कहीं और मल्टीपल सोर्सेज रेफर करने पड़ते हैं। तो ये जो मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करने की जो प्रॉब्लम है ज्योग्राफी में, उसको कैसे एक एस्पिरेंट डील करे? सर देखो, जब एनसीईआरटी की बात आती है, नो डाउट एनसीईआरटी की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इतने रिदम में लिखी हुई है कि काफ़ी अच्छे से हम उसको समझ सकते हैं। बट जब हम एग्ज़ाम लेवल पे जाते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर इवोल्यूशन हुए हैं, एग्ज़ाम में भी इवोल्यूशन हुआ है। आज के जो आईएएस हैं उनकी जो नीड है, जिन नीड में उनको काम करना है, वो हम 80s के टाइम को नहीं बोल सकते। राइट। अब अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली यूपीएससी अपने एग्जाम के पैटर्न को, उसके क्वेश्चन पूछने के तरीके को बदलेगा। अब सवाल उसमें ये आता है कि हम इसको कैसे टैकल करेंगे। मैं बहुत इस चीज के लिए खुश हूं कि स्टडी IQ का जो अपना लाइव प्रोग्राम जो है ना, वो इस नीड को बहुत हद तक फुलफिल करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट की जब प्रॉब्लम आती है ना, वो यही होती है, एट ए टाइम मैंने आज कोई कॉन्सेप्ट समझाया और उसी टाइम आपको प्रॉब्लम अगर आ गई तो आपको वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। लेकिन अगर लाइव इंटरेक्शन चल रहा है और आपने उसी टाइम उसको पूछा और समझ लिया, तो आप उसको दोबारा नहीं बोलने वाले। इसलिए इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन जो मैं बोलूंगा वो एक लाइव इंटरेक्शन ही है, जो हम अभी स्टडी IQ पे देने जा रहे हैं। तो वो बहुत ही अच्छा यूनिक सॉल्यूशन मैं उसको बोल सकता हूँ। और टेक्निकलिटी के लिए एट ए टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, जो ज्योग्राफी में काफी हद तक हेल्प करेगा। तो कपिल, मेरा आपसे यहाँ पे एक सवाल और है कि लाइव कोर्स के अंदर जैसे आपने ज्योग्राफी पूरा डिजाइन किया एग्जाम रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्या आप इसमें स्टडी IQ की जो रिसेंटली हमने ज्योग्राफी की किताब है, आप उसको भी प्रिस्क्राइब करना चाहेंगे या उसमें से आपने कुछ इंस्पायर होके लेक्चर्स डिजाइन किए हैं? सर देखिए, जब हम लाइव कोर्स की बात करते हैं तो ये लाइव कोर्स में क्लासेस तो मिलेंगी ही, नो डाउट, बट उसके साथ जो क्लास नोट्स मिलेंगे वो रिव्यूड बाय मी है, वो मैंने ही डिजाइन किए हुए हैं। प्लस जब मैं बुक की बात करता हूँ तो ये जो बुक डिजाइन की हुई है, ये बुक को देख के इवन मुझे मेरा स्टूडेंट टाइम याद आ जाता है कि एक बुक उठाना, टेक्स्ट बुक को उठाऊंगा, एक टॉपिक पढ़ा, दोबारा दूसरी बुक से पढ़ा। तो कई बार क्या होता है, राइटर बात सेम कहना चाह रहा है लेकिन उनमें स्टेटमेंट में कॉन्फ्लिक्ट आता है, और क्योंकि टेक्निकलिटी में अगर थोड़ा सा डिफरेंस हुआ तो मेरी अंडरस्टैंडिंग किसी और वे में इंटरप्रेट करती है। अब इसका एक एग्जाम्पल भी है कि कई बार यूपीएससी जो मेंस दे रहे थे बच्चे, उन्होंने अपनी मर्जी से चीजों को लिखा, लेकिन पहले ऐसा नहीं देखा गया कि यूपीएससी ने मेंस में कभी नेगेटिव मार्किंग की हो। बट हाँ, कुछ रिसेंट ईयर से
मेंस में भी नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब ये जरूरी है कि हम किसी एक ऑथर की थॉट के साथ कनेक्ट हो पाए। जो ज्योग्राफी में पहले काफी कॉम्प्लिकेटेड था, हमारी बुक आने के बाद में, स्टडी आईक्यू की बुक आने के बाद में, आप एक ही ऑथर से, और जो कि ऑथर के साथ इन्वॉल्वमेंट फैकल्टी का था, वही फैकल्टी आपको टीच करेगा। तो जो हमारा एक टर्म हुआ करती थी, टेक्निकलिटी की बात आ गई तो मैं बोल देता हूँ, रेजोनेंस एक टर्म होती है, राइट, जिसमें हमारी और आपकी अगर फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आता है। वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारा मार्क्स की फॉर्म में यहाँ आएगा। तो पब्लिकेशन स्टडी आईक्यू का जो है, उसकी बुक प्लस क्लास नोट्स और लाइव सेशन जो रहने वाले हैं, मुझे नहीं लगता उसके बाद बच्चे को किसी चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। प्लस में जो हमने फीचर ऐड किया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में दिए हुए हैं, और मैं जो क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करूंगा टॉपिक के साथ, वो एक ऐसी रिदम बनाएंगे बच्चे के माइंड में, उसको पहले से ये पता होगा कि हाँ यूपीएससी इस लेवल पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, एंड दे विल फील हैप्पी जब वो एग्जाम में बैठेंगे और उनको लगेगा कि क्लास में जो पढ़ाया हुआ था हमने, जिस कॉन्सेप्ट से हमने पढ़ा, उनको लगेगा कि यूपीएससी इतने इजी लेवल के क्वेश्चन पूछता है, वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। बट कंपैरेटिवली जो बच्चे इसका फायदा नहीं उठाएंगे, उनको वो डिफिकल्ट भी लगेगा। वो इसी साल इजी नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, ये जो कोर्स है प्लस जो बुक है और लाइव आपके नोट्स जो रहेंगे साथ में, वो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन को पूरा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे लाइव कोर्स के अंदर 900 से ज़्यादा घंटे के लेक्चर्स हैं, और हर लेक्चर के साथ आपको हाई क्वालिटी पीडीएफ नोट्स और क्विजेज जो है वो मिलेंगी। और इसके अलावा एक हफ्ते में जो भी स्टैटिक और करंट आपको पढ़ाया जाएगा किसी भी सब्जेक्ट का, उसका एक वीकली रिवीजन टेस्ट हुआ करेगा हर हफ्ते। तो कपिल सर, एक बात बताइए कि जैसे प्रीलिम्स के अंदर बच्चों की एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, मतलब मेरे पास, कि मैपिंग कैसे करें, क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स के अंदर भी अक्सर वो सवाल पूछते हैं कि नदी के किनारे, पहले तो वो सिंपल पूछते थे कि नदी जा रही है, उसके ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़े कि नदी पे शहर कौन से हैं, फिर आगे बढ़े कि वो कौन से नेशनल पार्क में जाती है या आती है। ठीक है, तो मैपिंग वाला जो एस्पेक्ट है प्रीलिम्स के लिए, उसको आप कैसे डील करेंगे इन दिस लाइव कोर्स? सर देखिए, जब मैपिंग की बात आती है तो पहले हमें थोड़ा एनालिसिस देखना पड़ेगा कि यूपीएससी एक्चुअली मैपिंग में क्या देखता है और क्यों इतनी, क्या ऐसे, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, हमारी इंडिया में 200 प्लस रिवर्स हैं। बच्चों को ये बहुत डिफिकल्टी आती है, क्या हमें 200 प्लस रिवर्स, उनकी ट्रिब्यूटरी, उनके ओरिजिन पॉइंट याद करने पड़ेंगे, और ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है। लेकिन उसमें मेरा जवाब जो है वो साफ तौर पे ये है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करने लग गए तो आप आईएएस के जो सिलेबस है, हमारा सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है, उसको पूरा ही नहीं कर पाएंगे। अब सवाल आता तो फिर कैसे टैकल करें? इसमें सिंपल सा एग्जाम्पल या सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि आप करंट को, अपने डायनामिज्म को हमेशा स्टैटिक के साथ कोरिलेट करें। सबसे बड़ी जो गलती होती है वो फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं या स्टूडेंट के लेवल पे भी बोलूं, आप जब करंट को अपने स्टैटिक पार्ट से कोरिलेट करना बंद कर देते हैं तो बस वहीं पे प्रॉब्लम आना शुरू होती है। और क्योंकि यूपीएससी काफी साल से एग्जाम करवा रहा है, तो हम भी ये उम्मीद करते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक पे उन्होंने बहुत क्वेश्चन पूछ लिए। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए कि रियल में ये कोई प्लेट है, इसका मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो इस टाइप से हमें जब भी, जैसे अभी एक रिसेंट एग्जाम्पल है, टोंगा में आपका वोल्केनिज्म हुआ, तो हमें इसका लोकेशनल एस्पेक्ट देखना चाहिए। राइट। तो बजाय कि पूरा ओशियन पैसिफिक छोटे छोटे सी को देखने की, हम इस पे फोकस करें और ये चीज आप क्लास में इन्वॉल्व करें। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है जब हमें मैपिंग पे काम करना पड़ता है, जिसपे हम अपने लाइव डिस्कशन में भी काम करेंगे। कपिल, आप ये बताएं कि जैसे बच्चों की ना, जब से फॉरेस्ट और सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स कॉमन हुआ है, तब से बच्चे एनवायरनमेंट से बड़ा जूझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के बीच में जो वो थिन लाइन है, उसको डिफाइन करने में बड़ी मशक्कत होती है। तो ज्योग्राफी को एक तरफ रख के एनवायरनमेंट को कैसे अप्रोच करें, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं आप। सर देखिए, पहले तो एनवायरनमेंट को हम एक अलग सब्जेक्ट ट्रीट ना करें, क्योंकि जो थिन लाइन है एक्चुअली वो सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से बनाई गई है। जैसे आज मैं कहता हूँ जियोमॉर्फोलॉजी, फिर मैं बोलता हूँ क्लाइमेटोलॉजी, लेकिन जियोमॉर्फोलॉजी से ही इवोल्यूशन हुआ क्लाइमेटोलॉजी का। हमें नीड नहीं हुई तो हमने ओशियनोग्राफी को स्टडी नहीं किया, सबमरीन्स आई तो हमने ओशियनोग्राफी को भी स्टडी करना शुरू किया। बस ऐसी ही चीज हमारे पास आती है एनवायरनमेंट। अर्लियर एनवायरनमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं मिली आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम में। उसका सिंपल कारण ये था कि मैनकाइंड का नेचर के साथ एक बहुत प्यारा रिश्ता था, जो कहीं ना कहीं आज हम खराब कर रहे हैं। अब अगर खराब करेंगे तो जो हमारे देश के युवा हैं, जो सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, उनकी प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप उसको टैकल करें।
अब उसको टैकल करना है तो एनवायरनमेंट उनको पढ़ना ही पड़ेगा। करेक्ट। अब एनवायरनमेंट में आप क्या पढ़ते हैं? हम वेजिटेशन की बात कर लेते हैं, हम प्लांट्स की बात करते हैं, हम एयर क्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन मैं ये कैसे बोलूं कि ये एक अलग सब्जेक्ट है? ये तो सारी चीजें मैं ज्योग्राफी में पढ़ूंगा। एनवायरनमेंट वहीं वीक हो जाता है जहां आप ज्योग्राफी को छोड़ देते हो। आपने ये सोचा कि ज्योग्राफी में मैं बता रहा हूँ गैसेस या आपके एनवायरनमेंट के क्लाइमेट के बारे में, और आपने उसको कहीं ना कहीं छोड़ दिया, तो आप फिर कैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स की गैसेस को समझ पाएंगे? राइट। तो नेसेसरी है आप एनवायरनमेंट को ज्योग्राफी से कोहेरेंस में पढ़ें। और स्टडी आईक्यू के ऊपर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो हमारे पास है और उस पर जो फायदा मिलने वाला है बच्चों को, वो ये होगा, आपकी लाइव क्लास में ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये वाला जो टॉपिक आपका ज्योग्राफी में है, ये यहाँ पे आपके एनवायरनमेंट से भी अलाइंड है, ताकि एक जो माइंड मैप हमारे बन जाता है, तो हमारी बहुत क्लैरिटी रहती है माइंड में कि अगली बार जब मैं उस टॉपिक के बारे में देखूंगा तो बहुत ईजी होगा मेरे लिए। जैसे कि मैं अगर आज किसी न्यू प्लेस पे जाता हूँ, मैं गूगल मैप का सहारा लूंगा, मैं किसी मिलने वाले रास्ते में जो भी मिलेगा उससे मैं पूछूंगा भी, लेकिन अगले दिन जब मुझे जाना होगा तो मेरे दिमाग में भी एक वही हो गया कि एक माइंड मैप मेरा आ गया है। अब मैं ना तो किसी से पूछने वाला हूं, मैं डायरेक्टली उस पर पहुंच जाऊंगा। तो जब एनवायरनमेंट हम पढ़ेंगे लाइव सेशन में, तो बच्चों को ऐसा लगेगा कि जैसे हम ज्योग्राफी का ही रिवीजन कर रहे हैं। हाँ, कुछ एड ऑन चीजें हैं, उसको हम वापस से एड ऑन कर देंगे, तो एनवायरनमेंट काफी ईजी हो जाता है इस तरीके से। ग्रेट। तो कपिल, जैसे अभी हमने प्रीलिम्स की बात करी कि एनवायरनमेंट के चैलेंज से कैसे लोग हो रहे हैं, अब अगर हम एक बार मेंस की बात करें, तो मेंस आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है ज्योग्राफी में, उसको कैसे अप्रोच करें, उसके बारे में भी थोड़ा आप हमें बताएं, और अब कैसे आप लाइव कोर्स के अंदर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे? सर देखिए, लाइव कोर्स का सबसे बड़ा फायदा जो है वो आंसर राइटिंग में ही मिलने वाला है। जब मैं ज्योग्राफी पे आता हूं तो इनकी आंसर राइटिंग जो है वो टोटली डिफरेंट है दूसरे सब्जेक्ट से। क्या डिफरेंस है दोनों में? सब्जेक्ट का डिफरेंस ये, ज्योग्राफी में जब आप आते हो तो आप काफी सारी चीजें अपनी आर्ट से दिखाते हो। जैसे कि अगर मेरे को ये दिखाना है कि अलग अलग प्लेट्स हैं, क्यों ना मैं एक वर्ल्ड मैप बनाऊं और उस पर थोड़ा सा एक रफ गाइड लाइंस बना दूंगा। इसी तरीके से मुझे हिमालयाज को दिखाना है, तो मैं हिमालयाज अगर वर्ड में रिप्रेजेंट करता हूं तो वो विजन ना तो एग्जामिनर को आता है और ना स्टूडेंट के माइंड में होता है। बट अगर वो हिमालयाज मैं अपने डायग्राम से बना के पेपर में दिखाता हूं तो उसकी मेरे ख्याल से कोई कंपटीशन नहीं हो सकता, वहां पे हमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। अब लाइव कोर्स में कैसे फायदा मिलेगा? जब बच्चा मुझे देखेगा क्लास में ड्रॉ करते हुए मैप को कि हाँ इस तरीके से ड्रॉ करना है और ये आइडिया है, मैं हिमालयाज को ऐसे दिखा सकता हूँ, तो उसके लिए भी ये केक वॉक होगा कि हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ। कई बार हमें क्या लगता है, हम सिर्फ, बच्चा क्या करता है, गूगल करता है कि हिमालयाज कहाँ है, एक एनिमेटेड पिक्चर उसके सामने आ जाती है, बस वो ये लगता है कि ये हाँ एक एनिमेटेड पिक्चर है, मैंने समझ लिया। उसको वो आइडिया जनरेट नहीं हुआ कि मैं इसको मेरे एग्जाम में कैसे रेप्लिकेट करूंगा। हम लाइव एग्जाम, लाइव जो क्लास होगी उसमें हम ऑन बोर्ड दिखाएंगे बच्चे को कि हम इस तरीके से ये डायग्राम बनाएंगे, यहाँ अप्रोप्रिएट होगा। और ज्योग्राफी में विदाउट मैपिंग, विदाउट डायग्राम अगर आप आंसर लिख रहे हो तो आप मानो कि आप एग्जामिनर के साथ चीटिंग कर रहे हो। क्योंकि सर एक सिंपल सी बात, जैसे हम एनसीईआरटी को इतना प्यार क्यों देते हैं? क्योंकि हमने जब पढ़ा तो हमें बहुत अच्छे से समझ आया। अब उससे ज्यादा प्यार आज मुझे स्टडी आईक्यू के बुक से हो गया है, क्योंकि उनमें जो एनिमेशन आया है, उनमें जो रिप्रेजेंटेशन आया है, जो आपके डायग्राम रिप्रेजेंट किए हुए हैं, मैं ये मानता हूं कि वो एग्जाम में हमें रेप्लिकेट करने चाहिए और वही सॉल्यूशन लाइव क्लासेस के थ्रू दिया जाएगा। बच्चे की प्रैक्टिस भी होगी साथ साथ में, ऑटोमेटिकली वो अच्छे से मीन्स आंसर राइटिंग को टैकल कर पाएगा, एटलीस्ट ज्योग्राफी के केस में। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, लाइव कोर्स में कपिल सर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स, ट्रिक्स, मैप्स कैसे बनाने हैं, ये सब लेकर आएंगे लाइव क्लासेस के माध्यम से। कपिल, आप ये बताइए कि जैसे इस प्रोग्राम में आपने किसी तरह की मेंटरशिप भी डिज़ाइन करी है? अगर ज्योग्राफी रिलेटेड डाउट्स आते हैं, डाउट सेशंस, या किसी को स्ट्रैटेजी समझनी है कि कैसे करें, तो कुछ पर्सनलाइज्ड वन ऑन वन मेंटरशिप भी इसमें होगा? सर्टेनली सर। देखिए सर, जब स्टूडेंट और टीचर का जब रिलेशन आता है तो ये रिलेशन जो है वो बाउंड्री डिफाइन नहीं करता। और क्योंकि स्टडी आईक्यू का जो हमेशा से मोटो रहा है, जिससे मैं भी जुड़ा और मैं बहुत खुश हूं कि मैं जुड़ पाया, वो ये है कि हमें स्टूडेंट की लाइफ जो है उसको डिजाइन करना है, उसको उसके एम तक पहुंचाना है। उस केस में अगर हमें नीड हुई या स्टूडेंट को नीड हुई कि वन ऑन वन सेशन है, बिल्कुल हम उसके साथ करेंगे। डाउट सेशन है, हम बिल्कुल करेंगे। उसके साथ साथ में सबसे अच्छी चीज जो मैं दूंगा बच्चों को वो ये होगी कि एक क्वेश्चन मैं अपनी क्लास में दे दूंगा उनको,
ताकि जो टॉपिक पढ़ा है एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होना चाहिए। राइट। अगले दिन वो जो भी डिजाइनिंग करते हैं, क्योंकि देखो छोटा बच्चा जब होता है अपनी जो भी कला वो सीखता है, जो भी आर्ट वो सीखता है, हम धीरे धीरे उसमें बदलाव करवाते हैं। आउट ऑफ दी सडन अगर हम बदलाव करवाते हैं तो उसको तो हम ज्योग्राफी में भी कैटास्ट्रोफिक इवेंट के नाम से जानते हैं, जो हजार्डियस ही होता है। अदरवाइज क्या होता है, अगर ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है, तो अगर हमारे हिमालयाज की भी ग्रेजुअल डेवलपमेंट हम देख रहे हैं तो हमें एक टूरिज्म पर्सपेक्टिव नजर आता है। हमें नजर आता है कि हाँ, हम साइबेरियन विंड से भी बचे हुए हैं। और यही चीज अगर कैटास्ट्रोफिक होती तो फिर हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, पूरा हमारा पेनिनसुला भी हिल जाता। वही तरीका यहाँ पे है, डे बाय डे हम बच्चे को इस तरीके से इवॉल्व करेंगे कि वो इतना कंफर्ट लेवल आ जाएगा उसका कि उसको ये लगेगा ही नहीं कि मुझे मेंस देना है या मुझे कोई चिंता है। राइट। वो इतना कॉन्फिडेंट होगा कि एग्जाम में जो आएगा वो मैंने पहले से ही लिखा हुआ है और मैं आराम से उसको रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। तो 1-on-1 सेशन प्लस डेली डिस्कशन जो बच्चे के साथ क्लास में होगी, जो मैंने क्वेश्चन दिया है उनको वो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा भी कि इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये डायग्राम हमारी बुक में ये डायग्राम है, आप उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो ताकि बच्चा बार बार रेफर भी कर सके उस चीज को, तो वो काफी इजी हो जाएगा उनके लिए। कपिल, एक क्वेरी जो मेरे पास और बहुत आती है बच्चों की अक्सर, वो ये है कि करंट को कैसे देखें विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी। तो उसके बारे में आपका क्या एडवाइस रहेगा और आपकी क्या अप्रोच रहेगी इस लाइव कोर्स के अंदर कि ज्योग्राफी का स्टैटिक तो आप पढ़ाएंगे बट करंट की जो न्यूज़ है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, क्या वो भी किसी तरीके से हम कवर करेंगे इस कोर्स में? सर, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ज्योग्राफी में कि टीचर्स काफी बार ग्रांटेड ले लेते हैं कि एक स्टैटिक सब्जेक्ट ही है बस। राइट। और बस यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप प्रिलिमिनरी एग्जाम की जब हम कट ऑफ देखेंगे हार्डली 50% जाती है, बट फिर भी हमारा इतना लार्ज चंक है वो रह जाता है। वो सिर्फ बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, वो फैकल्टी के साइड से भी प्रॉब्लम होती है। हमारा जो सोल्यूशन रहेगा उसके लिए वो क्या होगा कि जब मैं लाइव डिस्कशन ले रहा हूं तो हमारे यहाँ पे जो फैकल्टीज का मैंने जो एनवायरनमेंट देखा उसमें हर फैकल्टी करंट से भी अपडेटेड है। तो मेरी जो स्लाइड्स होंगी, जो पीपीटीज होंगी, वो एवरी टाइम इवॉल्व होंगी। प्लस में वीकली और मंथली जो करंट अफेयर के न्यू टॉपिक्स आएंगे वो हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं उनके थ्रू, प्लस में हमारी क्लास के लाइव डिस्कशंस के थ्रू वो भी बच्चों को साथ साथ मिलते रहेंगे। उनका फायदा भी ये होगा, जैसे करंट अफेयर अगर मैं आज दोबारा पढ़ा रहा हूँ बच्चे को, लेट्स से मेरा ज्योग्राफी का सिलेबस पूरा हो गया, फिर भी मुझे लगा कि आफ्टर 1 मंथ की इतने करंट अफेयर मेरे पास है, मुझे एक सेशन देना चाहिए, तो मैं बच्चे को देता हूं तो इट विल एक्ट एज ए रिवीजन, ताकि हम स्टैटिक को वापस रिवाइज कर पाएंगे और उनके करंट भी इतने अच्छे से कवर होंगे कि वो कभी उसको भूल ही नहीं पाएंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा इसमें। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कपिल सर ने जैसे हाईलाइट किया कि इस लाइव कोर्स के अंदर आपको ना केवल स्टैटिक लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि करंट न्यूज़ को एक ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से कैसे एनालाइज करना है उसके बारे में भी कपिल सर आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा हर लेक्चर के साथ आपको पीडीएफ, रिवीजन नोट्स, क्विज, वीकली रिवीजन टेस्ट, 1-on-1 मेंटरशिप, ग्रुप मेंटरशिप सेशंस, ये सब प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो थैंक यू कपिल सर फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड गिविंग अस वेरी इंसाइटफुल थिंग्स अबाउट सिविल सर्विसेज ज्योग्राफी। तो दोस्तों, हमारा जो लाइव कोर्स है उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाकर खरीद सकते हैं या आप हमें कॉल कर सकते हैं 9580048004 पे। तो दोस्तों, बने रहें स्टडी आईक्यू के साथ। थैंक यू कपिल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। आपने भी अपॉर्चुनिटी दी, मुझे बहुत अच्छा लगा और बच्चों से इंटरेक्शन करना मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से हर एक फैकल्टी की ये क्वालिटी भी होती है और ये प्रोफेशन का मेरे ख्याल से एक वे है जो हमें रखना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू कपिल।